मूसली पाक ये सब भी बनते हैं। च्यवनप्राश का प्रयोग सबने शुरू कर दिया है, तो गाजर आनी शुरू हो गई है। तो इन सब का आनंद, स्वाद का भी आनंद है, स्वास्थ्य का भी आनंद है। उस दृष्टि से हम सब आज ये जो पुष्ट होने का समय है, शरीर को पुष्ट करने का समय है, तो क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। उस दृष्टि से हमारे साथ में है डॉक्टर सर्वेश कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब का स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य व्रत एंड योग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जिसको एनआईए भी बोलते हैं, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी उसमें जयपुर में। आपने अपनी बीएमएस की उपाधि हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी से ली और एमडी की उपाधि बीएचयू से एमडी इन आयुर्वेदा स्वस्थ व्रत एंड योग में। आपकी विशेषज्ञता है जो आज की कॉमन प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में सबको जानकारी करनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, उनमें प्रिवेंटिव केयर, आयुर्वेद में प्रिवेंटिव केयर ज्यादा, उस विषय पर आपकी विशेषज्ञता है। लाइफस्टाइल डिजीजेस, आज डायबिटीज और ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है। आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स ये आपका विषय है। योग और नेचुरोपैथी इनमें आपकी एक्सपर्टाइज है। आपका पिछले 13 वर्ष से अध्यापन का, रिसर्च का और क्लिनिकल प्रैक्टिस का अभ्यास रहा है। आप 6 पुस्तकों के भी लेखक रहे हैं। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपने 27 पेपर, आपके रिसर्च पेपर्स विभिन्न जर्नल्स में छपे हैं, प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी आपके आर्टिकल छपते रहते हैं। आपने विदेशों में अबू धाबी, दुबई और डीपीआर कोरिया में भारत की सरकार को आयुर्वेद इसको रिप्रेजेंट किया है। विभिन्न टीवी, रेडियो में आप एक्सपर्ट की तरह जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आज मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर डॉक्टर साहब को देता हूँ। डॉक्टर साहब इस विषय को रखेंगे, फिर हमारे जो प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब। गुणत्रय विभेदेन मूर्ति त्रयम् उपयुषे त्रयीभुव त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। मैं सबसे पहले शिव जी को नमस्कार करते हुए सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित उत्कर्ष आयुर्वेद से विवेक जी और राकेश बंसल जी और बहुत सारे अतिथि मैं देख पा रहा हूँ। कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानता हूँ, लेकिन सुधीर अग्रवाल जी मुझे दिख रहे हैं। तो ये मैं जरूर जानता हूँ, ये सभी लोग आयुर्वेद के जानकार भी हैं, बहुत सारे लोग जिज्ञासु भी हैं। और जो आपने विषय रखा है बहुत ही समसामयिक विषय है ये, और आज के समय की नीड भी है। तो जो ऋतुचर्या का कंसेप्ट है, ऋतुओं में कैसा खान पान रखना चाहिए, तो ये जो सिद्धांत है हमारे आयुर्वेद का, पुरुषो अयम लोक संहित है, जिसको हम आम भाषा में लोग बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में होता है वैसा ही हमारे शरीर में होता है। जैसे हमने जाना कि मैंने अभी श्लोक से शुरू किया था, गुणत्रय विभेदेन, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस पूरे जगत को चलाते हैं। और हम आयुर्वेद से देखें तो सूर्य, चंद्रमा और वायु ये पूरे जगत का धारण करते हैं, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो जैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य, चंद्रमा और वायु हैं, जिनको हम वात पित्त कफ कहते हैं। तो सूर्य का क्या काम है? सूर्य का काम है एनर्जी देना। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें एनर्जी निकलती है वो सब सूर्य का अंश है। जैसे जितने डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, शरीर का तापमान मेंटेन रखना है, ये सब पित्त का काम है। ऐसे ही वायु का काम क्या है? पूरे जगत में जो क्रियाएं होती हैं वो वायु का काम है। तो हमारे शरीर में जितने मूवमेंट होते हैं, चाहे हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम यानी चलने फिरने का काम है, हमारे इंद्रियों के काम है, डाइजेशन का काम, डाइजेशन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, या नर्वस सिस्टम का काम, ये सारा वायु के कारण होता है। ऐसे ही चंद्रमा है, वो विसर्ग जिसका काम है पोषण करना। तो कफ हमारे शरीर में पोषक जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो कफ का काम होता है। तो ये जो वात, पित्त और कफ है, ये संतुलित अवस्था में रहना चाहिए शरीर में। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम चेंज होता है, तो सर्दी कभी बढ़ जाती है, कभी गर्मी बढ़ती है, तो अलग अलग समय पर मौसम में परिवर्तन होता है।
ऐसे ही उन अलग अलग समय में हमारे शरीर के अंदर भी वैसे ही परिवर्तन होता है। हमारे शरीर के अंदर भी गर्मी होती है, सर्दी होती है, बरसात होती है, दोषों का प्रकोप होता है, संचय होता है, ये अलग अलग चेंजेस होते हैं। इसीलिए उन मौसमों में, जिन मौसम में अलग अलग चेंज होते हैं, हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम मौसम के चेंज के अकॉर्डिंग अपने शरीर के खान पान को नहीं बदलेंगे तो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। ऐसी हमारी आयुर्वेदिक अवधारणा है जो हम परंपरा से भी देखते हुए चले आ रहे हैं। तो हमने बात करी कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, तो आयुर्वेद का जो एक मूल प्रश्न होता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, तो एक पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए हम आए। एक मूल प्रश्न है जिसका उत्तर केवल आयुर्वेद या हमारी भारतीय परंपरा ही देती है। तो हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य है धर्म करना, अर्थ, काम और मोक्ष। तो लेकिन हम जब तक आरोग्य, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम ये काम कर नहीं सकते। तो इसलिए बोला गया है चरक ने, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये आरोग्य यानी स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम धर्म अर्थ काम मोक्ष कर पाएंगे। यानी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं बिना इसके हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए द्वारा से चरक बोलते हैं सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालेत। आप सारे काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा कीजिए। शरीर की रक्षा मतलब अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा। अगर आप खुद स्वस्थ हैं तभी तो आप दुनिया के काम कर पाएंगे। दूसरे लोगों को, हम एक चिकित्सक के लिए भी मैं कहता हूं, चिकित्सक को भी स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, तभी तो वो दूसरे लोगों को स्वस्थ रख पाएगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने स्वस्थ रहने के जो उपाय बताए हैं सारे, वो स्वस्थ के अंतर्गत ही आते हैं। और आयुर्वेद के जो मुख्य उद्देश्य हैं दो, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च, वो उसमें जो एक पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, वो इन उपायों से ही संभव है। तो आचार्य भाव प्रकाश बोलते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय हैं, तो उन्होंने बोला कि दिनचर्याम, निशाचर्याम, ऋतुचर्याम यथोदितम आचारान पुरुष है स्वस्थ सदा तिष्ठति न अन्यथा। एक आचारवान पुरुष, जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, उसको क्या क्या करना है? दिनचर्या का ठीक से पालन करना है, सुबह जगने से लेके सोने तक कैसे रहन सहन, क्या खान पान करना है। निशाचर्या, रात में क्या चर्या करनी है, रात का खाना कैसा करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। और ऋतुचर्या, भोजन के जो ऋतुओं के अकॉर्डिंग हमारा आहार विहार है वो कैसा होना चाहिए। स्वस्थ रहने का एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ऐसा आचार्यों ने क्लियर कट बोल दिया है। और ये हम बचपन से हमारे भारतीय परंपरा में देखते हुए चले आ रहे हैं। और हाल में ये भी WHO ने भी बोला कि जो भारत की भोजन की परंपरा है, एक थाली में जो हम सब परोसते हैं, दाल सब्जी चावल रोटी मिठाई दही छाछ, ये एक स्वस्थ परंपरा है। और इससे अच्छा खाना दुनिया में कोई नहीं हो सकता स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। तो इसी भूमिका पर, इस बैकग्राउंड पर हमारा ऋतुचर्या आधारित है। तो हमारे आचार्यों ने जब ऋतुओं का डिस्क्रिप्शन किया तो हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का कंसेप्ट है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में या मॉडर्न जो कंसेप्ट है वहां पर 6 ऋतुओं का कंसेप्ट नहीं है। हमारे 6 ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो हेमंत और शिशिर, ये 2 ऋतुएं ऐसी हैं जो सर्दियों के अंतर्गत आती है। अभी हेमंत ऋतु चल रही है, उसके बाद शिशिर ऋतु आएगी। तो हमें सर्दियों में क्या खान पान करना चाहिए, इसमें पता नहीं कुछ डिस्टरबेंस हुआ, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। आवाज सॉरी जी। तो मैं बात कर रहा था कि जो 6 ऋतुओं का कंसेप्ट है वो आयुर्वेद की देन है। और ये जो 6 ऋतुएं हैं, ये 6 ऋतुएं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू है मेरी तरफ से। यहाँ तो आवाज ठीक है, आवाज तो आ रही है। मैंने वीडियो बंद कर लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है शायद। ये ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर आ रहे हैं। जी सर, ठीक है, फिर ठीक है। तो मैंने बताया जो 6 ऋतुएं हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऋतु सर्दियों का मौसम ही होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यही एक ऐसा मात्र मौसम है जिसमें हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जब हम नेचुरल बल की बात करते हैं, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी की, ताकत की, तो सबसे ज्यादा यही एक मौसम ऐसा है जिसमें हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा बल होता है। और इस बल को हम आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व भी बोलते हैं या इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और हम अपने खान पान से भी इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं।
अभी आपने देखा कि पिछले कुछ समय में कोविड के दौरान सभी लोगों की जुबान पर एक ही शब्द था कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज ये कोरोना की महामारी आई है, अभी अगले समय में कुछ और बीमारियां आ सकती हैं, या नहीं भी आए तो नित्य प्रति अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो सबसे अच्छा तरीका हम अपने शरीर के बल को, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखें। उसका क्या उपाय है? उसका उपाय यही है कि सबसे अच्छा मौसम जो आपको दिया है ऊपर वाले ने, सर्दियों का मौसम, इसमें आप अपना लाइफस्टाइल, भोजन, खान पान अच्छे से रखिए। अब बात आती है कि हम सर्दियों का मौसम किसको माने? तो सर्दियों का मौसम ऐसे तो कैलेंडर से हम दिसंबर को मानते हैं, या जनवरी को, या फरवरी को मानते हैं, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि सर्दियों का मौसम आप उसे मानिए जिस समय आपको ठंड का अनुभव हो, आपको मौसम में आपको कोहरा दिखाई दे, धुंध दिखाई दे, और आपको ऐसी फीलिंग आए कि मुझे स्किन में ड्राइनेस हो रही है, मुझे तेज भूख लग रही है। ये लक्षण है इस ऋतु के। तो इस ऋतु में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं? एक तो ठंड की वजह से हमारे शरीर का बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो उसको बढ़ने से हमारी अग्नि यानी हमारी एपेटाइट बहुत तेज हो जाती है, और हमें एक न्यूट्रिशियस रिच भोजन की जरूरत होती है। हमारा शरीर डिमांड करता है, और हमारा शरीर उस न्यूट्रिशियस भोजन को पचाने में भी सक्षम होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये ऐसा मौसम है जिसमें हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, यानी हम एक अच्छे से अच्छा बलवर्धक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन कर भी सकते हैं और उसको पचा भी सकते हैं। तो इस मौसम में आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है स्किन की। इस मौसम में जो लक्षण देखा जाता है हमारे शरीर में, वो ड्राइनेस है। तो आप देखते होंगे हमारी इस ड्राइनेस को हम कैसे देखते हैं? ड्राइनेस तो पूरे शरीर के अंदर है, लेकिन बाहर से दिखाई देती है। हम अपनी त्वचा पर रुक्षता दिखाई देती है इस मौसम में, उससे हमें पता लगता है कि ड्राइनेस है। तो उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए भी खान पान भी है, और कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, वो भी हम अभी बात करेंगे। वो सब हमें करने चाहिए। तो अब कौन कौन सा ऐसा भोजन है जो हमें इस मौसम में करना चाहिए और हमारे लिए फायदेमंद है? तो हम भोजन के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। अनाज हैं, दालें हैं, फल सब्जियां, नॉन वेजिटेरियन आहार है, बहुत सारी बनी हुई रेसिपीज हैं। इसके अलावा पारंपरिक भोजन है, जैसे हम राजस्थान में रहते तो यहाँ का पारंपरिक भोजन है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही भोजन करना चाहिए, और अपने शरीर की स्थिति को जान के भी भोजन करना चाहिए। तो हम जो बात कर रहे हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई किसी व्यक्ति को लड्डू खाने चाहिए और उसको डायबिटीज है, तो ऑब्वियसली उसको लड्डू नहीं खाने चाहिए। तो हम जो बात करेंगे ऋतुचर्या की, वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बात कर रहे हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी है तो उसमें मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता रहती है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें अनाज की, तो इस मौसम में जो नए अनाज आते हैं उनका हम सेवन अच्छे से कर सकते हैं। खासकर हम अपने यहाँ बाजरा और ज्वार, इसका सेवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाजरा और ज्वार का जब भोजन का सेवन करें तो एक चीज विशेष रूप से ध्यान करने की है कि ये रुक्ष होते हैं भोजन, ये गर्म भी होते हैं और रुक्ष भी होते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो इनका गर्म होना मौसम के अनुकूल है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हमें गर्म भोजन करना चाहिए। जिस भोजन की तासीर गर्म है वो करना चाहिए, लेकिन ये रुक्ष भी है यानी ड्राई है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी परंपरा में कि हम जब बाजरे, ज्वार या जो छोटा अन्न है जिसको बोलते हैं उसका खाना बनाते हैं तो उसमें घी पर्याप्त मात्रा में डालते हैं, या कई जगह तिल का तेल डालने का भी प्राविधान है। तो इसमें भरपूर मात्रा में स्निग्ध सेवन करना चाहिए, घी तेल जैसा भी आपके यहाँ चलता है। अन्यथा ये भोजन आपको क्या करेगा? ये ड्राइनेस करेगा, और आपके पेट के अंदर जाके भी भोजन जो हमारा मल है उसको अच्छे से नहीं निकलेगा, और कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस हैं। इसलिए ऐसा भोजन आप करें तो उसमें स्निग्धता जरूर मिला लें। फिर मैंने अब बात करी बाजरे की, तो बाजरे की बहुत सारी प्रिपरेशंस हमारे यहाँ यूज होती हैं। जैसे रोटी तो बनती है, इसके अलावा बाजरे की खिचड़ी बनती है, बाजरे के साथ गुड़ की प्रिपरेशंस बनती है। तो इस तरह की अलग अलग प्रिपरेशंस हमें जरूर खानी चाहिए। ऐसे ही ज्वार की प्रिपरेशंस है। आजकल मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं तो अलग अलग तरह के मार्केट में प्रोडक्ट भी आ गए हैं, बाजरा के, ज्वार के, मल्टीग्रेन आटा, इनके बिस्किट्स, ये सारे भी आ गए हैं। तो हम बजाय मैदा के बिस्किट और टोस्ट खाने के, अगर हमें बाजरा, ज्वार, गेहूं या इनके बने हुए शुद्ध बिस्किट बन जाते हैं तो वो एक अल्टरनेटिव नाश्ता के, वो मैं मुख्य भोजन का अल्टरनेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन आजकल जो बच्चों में हम स्नैकिंग का पैटर्न देखते हैं, जैसे अभी
विवेक जी ने बात करी कि बच्चे आजकल चाउमीन है, बर्गर है, ये चीजें खाते हैं, तो हम उनका एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव उनको दे सकते हैं अपनी जो बाजरा, ज्वार या और जो छोटे अन्न हैं इनके मल्टीग्रेन प्रोडक्ट बनाकर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2 साल पहले बोला कि जो छोटे अन्न हैं इनको हमें बहुत अच्छे से प्रचार और प्रसार करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की देन और राजस्थान में बहुत आयत से ये प्रयोग भी होते हैं और पैदावार भी है इनकी, तो इनको हमें प्रमोट करना चाहिए, खुद भी सेवन करें और लोगों को भी सेवन कराएं। फिर जैसे राबड़ी बनाने की परंपरा है, हम राबड़ी को गुड़ के साथ सेवन गरम गरम राबड़ी का कर सकते हैं सीजन में। फिर बात आती है दालों की। अच्छा, ये अन्न की जब मैंने बात करी तो अन्न में ज्वार, बाजरा ये तो हो गया, गेहूं भी हो गया, लेकिन चावल का प्रयोग इस मौसम में कम करना चाहिए, क्योंकि चावल थोड़ा सा ठंडी तासीर का होता है। फिर भी अगर चावल का सेवन करना भी है तो गर्म चावल गुड़ के साथ हम सेवन कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा गर्म होता है। फिर उसकी बात हम बात करते हैं दालों के सेवन की, कौन सी दालें करनी चाहिए। ऐसे तो हम सारी दालें इस मौसम में खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना बल बढ़ाना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उड़द की दाल से अच्छा कोई भी नहीं है इस मौसम के लिए। तो आप उड़द की दाल का सेवन दाल के रूप में भी करें, उनके लड्डू बना के करें। उड़द के लड्डू का बहुत प्रचलन है यहाँ पर, और मैंने देखा है लोग सर्दियों के आने से पहले उड़द के लड्डू बनाकर रखते हैं, और उसमें अलग अलग तरह की चीजें, जैसे गोंद डालने की परंपरा है। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं और वीकनेस होती है, तो हम बोलते हैं इसमें थोड़ा सा गोंद के साथ थोड़ा मेथी डाल लीजिए, थोड़ा अश्वगंधा पाउडर डाल दीजिए, शतावरी डाल दीजिए। तो इस तरह का आप कॉम्बिनेशन आहार के रूप में दे सकते हैं, जिसको हम न्यूट्रासिटिकल्स भी बोलते हैं। आजकल न्यूट्रासिटिकल्स की एक बड़ी इंडस्ट्री चल पड़ी है, और जिसमें हम भोजन के माध्यम से उसको औषधीय गुण प्रदान करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर इसके बाद बात आती है नॉन वेजिटेरियन की। तो हम तो वैसे चाहते हैं कि वेजिटेरियन हो सभी लोग, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन भोजन करते हैं वो इस मौसम में नॉन वेजिटेरियन कर सकते हैं, क्योंकि पाचन की दृष्टि से हमारी अग्नि बढ़ी हुई है, तो वो इसमें नॉन वेज। अदरवाइज जैसे गर्मियां हैं या और मौसम है जहां पर हमारी अग्नि कम है, वहां पर नॉन वेजिटेरियन एग वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद आती है सब्जियों का। तो ये एक ऐसा मौसम है जिसमें भरपूर मात्रा में सब्जियां आती हैं। हम मार्केट में अभी देख रहे हैं, गोभी है, गाजर है और मेथी है, पत्तेदार सारी सब्जियां हैं, पालक है। तो इन सब इन सब्जियों में इसके अलावा क्या है, धनिया है, ये सारी सब्जियां मौसम के अकॉर्डिंग होती है और इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग हमें करना चाहिए। सब्जियों के रूप में भी करना चाहिए, और कुछ चीज ऐसी हैं जिनको हम सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, जैसे मूली, गाजर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम इन सब्जियों का सलाद के रूप में सेवन करते हैं तो दोपहर के टाइम में भोजन करना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम हम सलाद लेते हैं तो वो एक तो पचने में भी दिक्कत करता है, दूसरा वो सर्दी भी करता है। तो हमने देखा होगा परंपरा में लोग दिन में सुबह जल्दी जो लोग खाना खाते हैं, दोपहर को 2-3 बजे अपना गाजर, मूली, टमाटर, ये सारी चीजें सलाद के रूप में सेवन धूप में बैठ के करते हैं, और वो हम कर भी सकते हैं। फिर बात आती है फलों की। तो इस मौसम में फल भी बहुत ताजे आते हैं, जैसे अमरूद है, सेब है, ये। और एक सबसे अच्छा फल इस मौसम में आता है वो है आंवला। ये आंवला सर्दियों से आना शुरू होकर और वसंत ऋतु तक आता है, और आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फल है। इसका सेवन हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। आंवले की सब्जी बना सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं। जिन सीजन्स में आंवला नहीं मिलता है, जैसे हम मुरब्बा बना के रख देते हैं तो उस गर्मियों में काम आता है। इसका रस निकाल के बना के रख देते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल के, वो काम आता है। तो चूंकि इस मौसम में हमें ताजी आंवले मिलते हैं, तो हमें ताजी आंवले का ही सेवन करना चाहिए, सब्जी के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में। और न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो आंवले का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट च्यवनप्राश है, जो सारी दुनिया में मुझे लगता है आयुर्वेद का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो च्यवनप्राश का प्रोडक्ट नहीं बनाती हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने च्यवनप्राश का सेवन नहीं किया हो। तो जो लोग ताजा आंवला नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, वो च्यवनप्राश का सेवन करें। यह कई बार क्या होता है, ताजा आंवला कई लोगों को सर्दी जुकाम कर जाता है, कई लोगों को सर्दी जुकाम रहती है, तो इस मौसम में वो च्यवनप्राश का नित्य रूप से सेवन करें, जो सर्दी जुकाम को तो दूर करेगा ही करेगा, उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने वाला है। तो इस मौसम का बहुत अच्छा फल है। अच्छा, सब्जियों की मैं बात कर रहा था, तो इस मौसम में कुछ और चीजें, जैसे एक तो लहसुन है।
लहसुन का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको उड़द की दाल है तो उसमें लहसुन का छौंक जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा लहसुन की चटनी बनाकर खाएं, सब्जी में अलग से डाल के खाएं। कई रोगी भी होते हैं, जैसे हार्ट के रोगी होते हैं हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल के आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि दूध में भी लहसुन उबाल के हम खा सकते हैं, जिसको हम लहसुन क्षीर पाक के नाम से जानते हैं। तो लहसुन एक ऐसा सब्जी है या फल है, कुछ भी मान लीजिए आप, जो कि हम अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं। उसको हम सब्जियों में डाल के प्रयोग कर सकते हैं, क्षीर पाक के रूप कर सकते हैं, कच्चा आंवला, कच्चा उसकी कलियां निकाल के खा सकते हैं। तीसरा एक इस मौसम में आता है बड़ा शानदार सब्जी, जिसको हम बोलते हैं अदरक। हम कहते हैं भोजना अग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक सेवनम। तो नमक के साथ अदरक भोजन से पहले हमेशा ही पथ्य है, हर मौसम में पथ्य है। तो ये तो एक ऐसा मौसम है जिसमें ताजी अदरक आता है। तो अदरक का सेवन आप सब्जियों में डाल के करें, दूध में उबाल के करें, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम बात करते हैं कई बार पेय द्रव्यों की, तो लोग चाय पीने की परंपरा है, और इस आयुष क्वाथ एक ऐसा प्रोडक्ट जो मिनिस्ट्री ने भी बताया इस कोविड के टाइम में। मैं तो कहता हूं कोविड के टाइम क्यों, आप नित्य प्रयोग से इसको यूज करें। और जो लोग चाय पीने के शौकीन हैं वो थोड़ा सा दूध में थोड़ा अदरक, थोड़ी हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, ये लौंग, तुलसी के पत्ते, ये हम चाय 1 कप दूध लेके उसमें उबाल के छान के इसको प्रयोग करें। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो चाय से ज्यादा गुणकारी है आपको। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने वाला है, पोषक तत्वों को भी देने वाला है, और जो इस मौसम में छोटे छोटे सर्दी जुकाम समस्याएं होती हैं उनको भी दूर करने वाला है। तो हम अपने डेली की प्रैक्टिस में चाय के बजाय हम इसको आयुर्वेदिक टी नाम से भी बोलते हैं, कई लोग हर्बल टी बोलते हैं, ये दूध में डाल के इसका प्रयोग करें। और ये कोई नई चीज नहीं है, हमारी परंपरा में है। हम पहले भी से भी दूध में हल्दी डाल के लोग प्रयोग करते हैं। चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या सर्दी जुकाम होती है, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, देखिए सुधीर जी हैं, उनकी माता जी मैं देख पा रहा हूं इनको बैठी हुई है, तो ये इन लोगों से भी हमें सीखना चाहिए कि पुराने समय में छोटे छोटे नुस्खों से हम अपनी बीमारियों को कैसे रोक पा रहे थे। और आज हमें अचानक से क्या हो गया कि हम जरा सा जुकाम लगता है तो एक तुरंत व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके एक एंटी एलर्जिक ड्रग ले लेता है, सिट्राजिन ले लेता है, पैरासीटामोल ले लेता है। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ पड़ी? डेफिनेटली ये हमारे जो खान पान के परिवर्तन थे ये हमने नहीं किए। मौसम के अनुसार हमें जो करना चाहिए था हमने वो नहीं किया। आज हमारे हर मौसम में हमारे बच्चे वही खा रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, सारे मौसम में वही खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमारी जो रिच परंपरा है, हमारे शास्त्रों ने हमें जो देन दी है, उसका हम भरपूर सेवन करें, उसका फायदा उठाएं, लोगों को बताएं। तो बात चल रही थी फलों की, तो मौसमी फल ये हो गए। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका हम अच्छे से सेवन इस मौसम में कर सकते हैं, जैसे बादाम है, काजू है। जो लोग सक्षम नहीं है वो मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं, और इनकी अलग अलग प्रिपरेशंस बनती हैं। जैसे मूंगफली और गुड़ की चिक्की बनती है, ऐसे ही तिल है। तिल भी एक तरह का ये तिलहन है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट के बराबर काम करता है। और गुड़ में तिली की डाल के लड्डू बनते हैं, इनकी गजक बनती है। और इस मौसम में ये पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में खाई जाने वाली रेसिपी है, तो इसका भरपूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मेथी का मैंने आपको बताया, मेथी के भी लड्डू हैं, वो हम खाते हैं अच्छे से। मेथी की सब्जी भी बनती है और कई जगह अच्छे से खाई जाती है। और मेथी की सब्जी की विशेषता क्या है, आप इसको, गुड़ इसमें डलता है और थोड़ा कैरी डलती है, इसको बना के आप रख दो, इसको 1-2 महीने तक खराब नहीं होती है। ये एक ऐसी सब्जी है जिसको हम चटनी के रूप में भी, लोग संस्कार के रूप में भी, भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए भी खाया जाता है। और ये मेथी हमारे शरीर में ताकत तो देती है, हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से ये मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताए, ये ड्राई फ्रूट बल प्रदान तो करते ही हैं, हमारे शरीर की हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, कैल्शियम की आपूर्ति करते हैं, विटामिन डी की आपूर्ति करते हैं। और हमने भी हाल में एक रिसर्च किया है कि जो माइग्रेन के मरीज हैं उन व्यक्तियों को हम सुबह ही 10-12 बादाम भिगोकर उनका घी में डाल के थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल के एक हलवा बना लें 3-4 चम्मच, और 1 गिलास गुनगुने दूध से उनको सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में दें, और नाक में 1-1 बूंद तेल डालें। ऐसा करने से माइग्रेन के हमारे ज्यादातर मरीज ठीक हो गए।
और जो मरीज को ठीक नहीं हुआ उनको आराम आया। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। और ये कोई नई चीज नहीं बता रहा, हमारी परंपरा में है ये चीज कि जब हम छोटे थे तो हमें कभी दर्द होता तो बोले बादाम खा लो, थोड़े से भिगो के बादाम का हलवा बना के खा लो। तो ये हमारा जो खान पान है, खासकर सर्दियों का खान पान, ये स्वस्थ तो बनाता ही बनाता है, साथ में छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे हमें बचाता है और आगे की बीमारियां ना हो इसके लिए हमारे शरीर में मजबूती प्रदान करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। तो फिर ये बहुत अब बात आती है मिल्क की, दूध की। सो दूध वैसे हम बोलते हैं गाय का दूध ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध और बकरी का दूध ये पचने में बहुत हल्का है। लेकिन अगर फिर भी भैंस का दूध सेवन करना है तो यही ऋतु अच्छी है, क्योंकि ये भारी दूध होता है, उसको पचाने में सक्षम है। तो इस ऋतु में दूध से बने हुए सारे पदार्थों का सेवन हम कर सकते हैं और ये डेफिनेटली हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो दूध के क्या क्या प्रोडक्ट हैं? दूध से पनीर बनता है, दही जमता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के अंदर के सर्दियों में दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्दियों में आप दही खा सकते हैं, पर दही को फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रख के वो क्या है, ठंडक हो जाता है और गले में फिर उसका फैट चिपकता है, वो फिर हमें कफ कोल्ड पैदा करने वाला होता है। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं सर्दी करता है हमें दही। क्यों सर्दी करता है? क्योंकि आप दही को फ्रिज में रख देते हो, उसमें शक्कर डाल देते हो। सर्दियों में दही में शक्कर नहीं डालनी है, क्योंकि शक्कर तो खुद ही ठंडी होती है। तो दही में क्या डालना है? दही में सर्दियों में आप क्या डालिए, काली मिर्च डालिए, उसमें सेंधा नमक डालिए, पिपली डालिए, ये चीजें सर्दियों में डाल के खाइए, तब आपको दही खाने का आनंद भी आएगा और आपको फायदा भी करने वाला है। अच्छा, दही रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है, खाने से ये थोड़ा सा भारी होता है और पचने में मुश्किल करता है और एक कफ को बढ़ाने वाला है, तो कफ वाली बीमारी हो। इसलिए जो दही है वो दिन में ही खाएं आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सर्दियों में आप दही खा सकते हैं, लेकिन दही रोज नहीं खाना चाहिए। दही को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी है लोगों के अंदर, है ना। तो दूध के मैंने प्रोडक्ट बताए, आप दही खा सकते हैं। अच्छा, छाछ का सेवन अगर आप इस ऋतु में करते हैं तो छाछ एकदम पतली होती है, वो थोड़ी सी ठंडक करती है। तो इस मौसम में ठंडी छाछ खाने से थोड़ा बचें, और छाछ सेवन करना है तो दोपहर में ही करें वो भी। अदरवाइज दही थोड़ा सा छाछ की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहता है। तो दूध के प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ये सारे अच्छे से पच जाते हैं। और दूध के प्रोडक्ट की बहुत सारी हम लोग घरों में बना के खाते हैं। जैसे गाजर बहुत इससे इस सीजन में आती है, और गाजर का हलवा खाने की परंपरा हमारे पास है। और गाजर का हलवा, देखिए गाजर के हलवे से क्या क्या हमें मिलता है। गाजर मल्टीविटामिन प्रोवाइड करता है हमें, और खासकर बीटा कैरोटीन जिसको विटामिन ए, हमारी आंखों के लिए अच्छा है, तो हमें ये विटामिन देता है। दूध का उसमें हम डाल देते हैं तो हमें ये क्या देता है, प्रोटीन और फैट देता है। शुगर डालते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये गाजर का हलवा एक संपूर्ण आहार हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल सब कुछ हमें देने वाला है। तो ऐसे भोजन का हम सेवन करें। तो बहुत सारी रेसिपी की हम बात कर रहे थे, जो जैसे मैंने बताया लड्डू अलग अलग तरह के हम बना के खा सकते हैं, और तिल के बने हुए प्रोडक्ट हैं, तिल पपड़ी है, गजक है, मूंगफली के प्रोडक्ट हैं, ये सारे खा सकते हैं। दाल बाटी चूरमा इस मौसम में आप आराम से खा सकते हो, हमारी अग्नि सक्षम है इसको पचाने के लिए। उसके साथ कड़ी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे छाछ है तो आपको कच्चा ना खा के इसको पका के कड़ी के रूप में खाएंगे तो गर्मी प्रदान करती, गर्म होती है फिर ये कड़ी हमें, और इस मौसम के अनुकूल भी है। देखिए हमारे कॉम्बिनेशन कितने अच्छे हैं। दाल बाटी के साथ ये कड़ी पतली की परंपरा, क्योंकि वो उसमें छाछ होता है, उसके साथ मिलके उसको हम इजीली पचा भी पाते हैं। फिर इसके बाद कई बार ये बात आती है कि हम पिए क्या, क्योंकि चाय और कॉफी पीने की बहुत परंपरा चल गई है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि दूध में छोटी छोटी चीज डाली, इसके अलावा हम इस मौसम में सूप का सेवन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के सूप बना सकते हैं घर में। जैसे एक तो टमाटर का सूप हम बना सकते हैं, टमाटर बहुत ऐसे इसमें आते हैं। टमाटर के अलावा गाजर और मटर, इनके छोटे छोटे पीसेस डाल के हम सूप बना सकते हैं। क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो वहां पर टोमेटो सूप और कैबेज सूप और स्वीट कॉर्न, डिफरेंट तरह के सूप, होटल में जाके हम 200 रुपए का सूप पीना पसंद करते हैं, तो घर में हम चाय क्यों पीना चाहते हैं। फिर हम घर में वो सूप बनाएं, और अलग अलग तरह की जो वेजिटेबल्स हैं उनके सूप अलग अलग बना के आप इनका आनंद लीजिए। थोड़ी इसमें काली मिर्च डालिए, थोड़ा सेंधा लवण डालिए, फिर देखिए आप कितना आनंद आता है। और ये मौसम की, अच्छा जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स मौसम में आते हैं
वो उनमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब फ्रूट्स और वेजिटेबल हम कोल्ड स्टोर में रख देते हैं और 6 महीने बाद उनका सेवन करते हैं, तो जो नेचुरल विटामिन मिनरल्स उसमें होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। वो डीनेचर्ड होके जो उनमें प्राकृतिक गुण होने चाहिए वो हम लॉस कर देते हैं। आयुर्वेद हम बोलते हैं इनकी सवीरता अवधि खत्म हो गई, यानी ये इनकी पोटेंसी खत्म हो गई है। इसीलिए हम इस मौसम में आने वाले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, इनके प्रोडक्ट हैं, मैंने कितनी सारी रेसिपी बताई, इनको हम प्रयोग में कर सकते हैं। हल्दी की बात हमने अभी शुरुआत में बात करी विवेक जी ने कि हल्दी की सब्जी, डेफिनेटली हल्दी की सब्जी बहुत प्रचलन में। मैं कई बार ये जालौर इधर जाता हूँ, वहां पर तो लोग लगभग हफ्ते में 2-3 दिन हल्दी की सब्जी खाते हैं। और इसमें खास बात क्या है, इसमें बहुतायत से घी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घी डालने से ही अच्छे से पच जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं करती है। तो हल्दी इतनी गुणकारी है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें हल्दी काम नहीं आने वाली हो। सर्दी, जुकाम, अस्थमा, एलर्जी, कैंसर, पुरानी बीमारियां, इम्यूनिटी, वायरल इन्फेक्शन, इतनी सारी अस्थमा, इतनी सारी बीमारियां मैंने आपको बताई जिसमें हल्दी लाभकारी है। तो हल्दी इस मौसम में आती है, आप नित्य प्रति प्रयोग करें। हम मसाले के रूप में तो हल्दी कम मात्रा में करते हैं, लेकिन इस मौसम में थोड़े अच्छे मात्रा में हम हल्दी का प्रयोग करें, क्योंकि हल्दी गर्म होती है और इस मौसम में हम उसको अच्छे से पचा पाते हैं। तो ऐसे इस तरह से अलग अलग तरह की रेसिपी है। तो ये मैंने बात करी खान पान की। अब कुछ चीजें आती हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे शुरू में बात करी कि भाई हम क्या क्या खा लें और क्या नहीं खाएं। तो ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा हल्का भोजन नहीं करना है इस मौसम में जो स्वस्थ व्यक्ति हैं। क्योंकि ऐसी मैंने परंपरा देखी है कि एक कहावत सी हो गई है कि भाई फैट नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना भाई? हमारे देश में जब दूध और दही की नदियां बहती हैं तो ये किस लिए बहती हैं? खाने के लिए तो है दूध हमारे लिए। तो दूध के सेवन करें, दही करें, छाछ खाएं। किनको नहीं खाना है ये भी मैं बात करने वाला हूं, तो इनका अच्छे से सेवन करो आप बढ़िया से। भूखा नहीं रहना है, कम नहीं खाना, अच्छे से पेट भर के खाना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन उतना ही खाना है जितनी। अगर मेरी 3 चपाती खाने की अग्नि तो मुझे 3 खानी है, किसी की 4 की है तो 4 खानी है। अपनी अग्नि को ध्यान में रखते खाइए कि मेरे पाचन की कितनी शक्ति है, आपको डेफिनेटली उतना ही भोजन खाना है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी कुछ समय पहले एक मेरे पास मरीज आया, बोले डॉक्टर साहब मुझे कब्जी बहुत रहती है। तो मेरी, चूंकि मैं लाइफ स्टाइल डिजीज को बहुत फोकस करता हूं, तो मैं सबसे पहले पूछता हूं आप क्या खान पान करते हो। तो बोला साहब खान पान की मत पूछिए, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा रहता है और मैं 3-4 साल से डॉक्टर ने मुझे बता रखा है कि आप घी और तेल के बिना खाना खाइए। एकदम सूखा खाना खाता हूं मैं तो मैंने कहा आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया क्या? बोले कोलेस्ट्रॉल तो कम नहीं हो रहा। तो क्या हुआ? बोले मुझे ये बीमारी पैदा हो गई, फिर उससे मुझे पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, ये हो गया वो। मैंने कहा भाई जो शास्त्र सम्मत आपको हमारा आयुर्वेद जो बोलता है उतना तो खाइए। मॉडर्न साइंस में भी कहीं नहीं लिखा है कि घी तेल नहीं खाना है। वहां पर भी मिनिमम 30 ग्राम फैट तो जिनको लिपिड की प्रॉब्लम है उनको खाना है, और स्वस्थ व्यक्ति 50 ग्राम तक फैट रोज ले सकता है, ऐसा आईसीएमआर रिकमेंडेशन है। अच्छा, ये रिकमेंडेशन तो मॉडर्न की है। हमारा आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है कि सर्दियों में ज्यादा फैट खाइए। सर्दियों के बाद अगला मौसम जो वसंत ऋतु आ रहा है उसमें कफ बढ़ता है, तो वहां पर आप फैट कम कर दीजिए। तो हमारे जो मौसम है वो अल्टरनेटिव है। सर्दियों में थोड़ा सा फैट अच्छा खाना है, वसंत में कम खाना है, फिर गर्मियों में थोड़ा मीठा खाना है, लिक्विड खाना है, फिर बरसात में चटपटा खाना है, फिर शरद ऋतु आती है तो उसमें पित्त बढ़ जाता है तो पित्त शमन करना है, थोड़ा मीठा खाना है, फिर सर्दियां आती हैं तो फिर भारी खाना। तो अल्टरनेटिव है हमारे यहाँ। सर्दियों में हम भारी खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो अगले मौसम में कफ नहीं बढ़ जाए इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। तो ये हमारा जो शास्त्र है और जो हमारी परंपरा है ये वैज्ञानिक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है हम कुछ भी खा रहे हैं, इसका एक शास्त्र सम्मत आधार है। तो उसी तरह से हमें भोजन लेना चाहिए। दूसरी बात मैं बात करूंगा खासकर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की, जो हमारे प्रचलन में है और एक फैशन सा बन गया है कि सर्दियों में तो आइसक्रीम खाने का बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है भाई? सर्दियों में हमारे बाहर मौसम में सर्दी है, शरीर के अंदर सर्दी है, स्किन हमारी रुक्ष है, हम आइसक्रीम क्यों खाना चाहते हैं? आप दूध की बनी हुई खीर क्यों नहीं खाना चाहते हो गरम गरम? तो आप इस मौसम में हलवा खाइए, गरम खीर खाइए, इनका सेवन कर, ड्राई फ्रूट की खीर खाइए। आप ज्यादा खाना चाहते हैं आइसक्रीम का सेवन, कोल्ड ड्रिंक तो इस मौसम में तो क्या किसी भी मौसम में नहीं खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का सेवन, उसमें कुछ भी ऐसा पोषक तत्व, एक भी पोषक तत्व कोल्ड ड्रिंक पे ऐसा नहीं है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, बल्कि हानिकारक उसमें तत्व इतने के अभी मैं गिनाऊंगा तो लिस्ट भर जाएगी पूरी।
और अभी पिछले कुछ स्टडीज में तो आया कि इंसेक्टिसाइड भी मिला, ये पानी भी ऐसा यूज करते हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड पड़े हुए हैं। तो आप देखिए कैसी विडंबना है, हमारे पास इतना रिच भोजन हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्र में होते हुए हम ये कोल्ड ड्रिंक इनको खाते हैं। और पिज्जा है, बर्गर है, इनमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इसमें हम डाल रहे हैं, एजिनोमाइड डाल रहे हैं जो हमारे शरीर में अननेसेसरी सोडियम बढ़ाता है। हमारी जितनी डाइट ये फास्ट फूड की है, ये सारी हाई सोडियम डाइट है। बाद में जाके फिर लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है, कार्डियक डिजीजेस हो जाती है, जॉइंट एजिनोमोटो ये जॉइंट डिसऑर्डर पैदा करने वाला है। तो ऐसा भोजन करने से बचना चाहिए, इस मौसम में नहीं, हर मौसम में ही बचना चाहिए। अब एक जरूरी बात मैं ये बताऊंगा कि हम बार बार बात करते हैं रिच भोजन करना चाहिए, मीठा करना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, तिली, और बहुत सारे लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन हमारे शास्त्र ने एक बात और बोली है कि ये एक ऐसा मौसम है जिसमें सबसे ज्यादा व्यायाम भी करना चाहिए, अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, नाक में तेल डालना चाहिए, नाभि में तेल डालना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, शरीर में मालिश करना चाहिए, पैर में मालिश करना चाहिए। इस बात को कोई नहीं मानता है। लोग तो मीठा खाना चाहते हैं, भारी खाना चाहते हैं और रजाई में सोना चाहते हैं। तो फिर ये जो फायदा करने वाला था ये उल्टा नुकसान कर जाएगा फिर आपको। फिर क्या होगा, आपने बोला, डॉक्टर साहब ने तो बोला भाई गुड़ खाओ, लड्डू खाओ, गाजर का हलवा खाओ, हमने तो उनकी बात मानी और खाया। लेकिन इसको खाने को पचाने के लिए व्यायाम भी तो बताया था मैंने। तो अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर वही जाके आपके मोटापे को बढ़ाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को बढ़ाएगा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इन सारी बीमारियों को यही खाना न्योता देने वाला है फिर। तो आप आधी बातें मत मानिए, पूरी बातें मानिए कि आप जैसे जैसे मैंने भोजन बताया है वैसे भोजन आराम से पालन कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, बल को बढ़ाइए। लेकिन इस भोजन को पचाने की व्यवस्था प्रकृति ने तो कर दी, प्रकृति ने तो आपको अच्छे से कर दी है, आपकी अच्छे से अग्नि लग रही है। लेकिन आप व्यायाम भी करिए, क्योंकि व्यायाम क्या करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। हमारा जो भोजन पच के शरीर में जा रहा है वो अलग अलग अंगों को भी तो लगना चाहिए। जो हमारी सातों धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, इन सबको भोजन लगना चाहिए ना काम करने के लिए। तो उनको भोजन कैसे लगेगा, जब आप व्यायाम करोगे। जो डायबिटीज का भी मरीज है उसके अंदर भी कुछ एक्सरसाइज इंड्यूस चैनल होते हैं जो एक्सरसाइज करने से ग्लूकोज को ब्लड में से कम करते हैं और सेल में से बढ़ाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं डायबिटीज वाले को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अरे डायबिटीज वाले को क्यों करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और विशेषकर इस मौसम में ज्यादा एक्सरसाइज करें, योगाभ्यास करें और पूरी तरह से इस ऋतुचर्या का पालन करें। और अपनी बात को खत्म करने से एक बस लास्ट में एक मैसेज मैं जरूर कहना चाहता हूं, और खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है, कि जो हमारे आयुर्वेद में, हमारी प्राचीन परंपरा में, भारतीय परंपरा में जो खान पान बताया है, मौसम के अकॉर्डिंग खान पान बताया है, जो हमारे बाजार में मौसम के अकॉर्डिंग सब्जियां, फल उपलब्ध हैं, उन्हीं का सेवन आप खुद भी करें पहले। क्योंकि हम खुद तो कुछ और खाते हैं, मरीज को कुछ और बताते हैं। हम खुद भी उनका सेवन करें, हम लोगों को उनका सेवन करें, समाज में चेतना जगाएं, और डेफिनेटली ऐसा करने से हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे और हमारे देश में खाद्यान्न की भी कमी नहीं रहेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं उत्कर्ष आयुर्वेद की पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मेरी बात करने के लिए, मुझे यहाँ रखने के लिए मौका दिया। और जो श्रोतागण है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो आमंत्रित है। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आज के संदर्भ में जैसी बातें आपने बताई हैं, और इन सब हमारा चिंतन भी यही है कि भारत का जो विचार है, ये जो भारत की परंपराएं हैं, ये ऑथेंटिक, जैसे आप जानकार हैं, उनके द्वारा समाज में